Hello students, I welcome you all to my channel Jigjo Tutorial Physics, and this is the class for plus 2 science students. Today we are proceeding ahead with the topic dielectric polarization and a capacitor with a dielectric or a conducting slab in between its space. Okay, तो बच्चा जी आज जो करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसकी डेरिवेशन पेपर में आ सकती है, तो ध्यान से सुनना. और वहां तक पहुंचने से पहले 2-3 थिंग्स होंगी जो हमें इंपॉर्टेंट वाली हैं, जो पढ़कर आगे बढ़ना होगा. तो वो वाली जो 2-3 थिंग्स है उसको ध्यान से पढ़ना, और उसे स्टार्ट करने से पहले हल्का सा डाइपोल मोमेंट एक बार पढ़ लेते हैं. वो क्या है? तो बेटा जी क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का जो सेंटर है, इस चार्जेस का जो सेंटर है वो अगर करता है बेटा जी कोइंसाइड्स, इकट्ठा है, तो बेटा जी इन सच केसेस के ऊपर क्या उन दोनों के अंदर कोई डाइपोल मोमेंट है? डाइपोल मोमेंट क्या थी? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज वी आर हैविंग अ डाइपोल मोमेंट, and it is equals to any charge, magnitude of any charge, same charge. Okay, because electric dipole is having two charges spaced certain distance apart from each other, and the charges of the the magnitude of the two charges is same. So बेटा एक Q आ गया और उसके साथ इन दोनों के बीच वाली जो लेंथ थी 2a. तो ये हमारे पास थी डाइपोल मोमेंट. इसका मतलब बेटा जी क्या हुआ कि डाइपोल मोमेंट तब आती है जब दोनों के अंदर, दोनों चार्जेस के बीच में स्पेस भी हो, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस हो. तो यहां पर ये कंसाइड्स कर रहे हैं, मींस पॉजिटिव भी वहां पर ही है और नेगेटिव भी वहां पर ही है. तो क्या इनमें डाइपोल मोमेंट है? डाइपोल मोमेंट इज 0 बिकॉज 2a इज 0. सो देयरफॉर q इंटू 2a ये 0 है, तो डाइपोल मोमेंट क्या हुई? 0. तो वो वाले चार्जेस बेटा जी जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव, मींस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो कंसाइड करे, एक ही जगह पर हो, इकट्ठा एक ही पोजीशन पर हो, तो वो वाले जो चार्जेस हैं उन चार्जेस को बेटा जी हम क्या बोलते हैं? नॉन पोलर. वो वाले मॉलिक्यूल्स हो गए नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, और वो चार्जेस हो गए नॉन पोलर चार्जेस. समझ गए बात? सो जो पोलराइज्ड नहीं है, पोलराइज्ड का मतलब क्या? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे से थोड़ी सी पोजीशन की दूरी पर हो, ताकि उन दोनों के बीच में क्या हो सके? कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बन सके. इलेक्ट्रिक फील्ड बन सके जहां डाइपोल मोमेंट हो सके. यहां पर इस बात का ध्यान रखना बेटा जी, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव वी आर हैविंग डाइपोल मोमेंट, एंड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव वी आर हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, इन दोनों चार्जेस के अंदर की. और अगर ये दोनों चार्जेस इकट्ठे एक ही जगह पर हो तो डाइपोल मोमेंट कुछ है? 0 है. तो अगर डाइपोल मोमेंट बेटा जी 0 है तो क्या वो पोलराइज्ड है? नहीं है. पोलराइज्ड का मतलब क्या होता है बेटा जी कि एक कोई मटेरियल है, उसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, चाहे वो कंडक्टिंग स्लैब हो चाहे डाइलेक्ट्रिक हो, उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत सारे हैं. अगर हम बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करें तो वो अपने आप को अलाइन कर लेंगे किसी डायरेक्शन पे. वो आगे जाकर पढ़ेंगे कैसे. उन्होंने अपने आप को अलाइन किया, और जब अलाइन कर लिया इसका मतलब उन्होंने उन सभी के सभी पॉजिटिव एक साइड को चले जाएंगे और नेगेटिव एक साइड को चले जाएंगे उस मटेरियल के अंदर वाले. तो इसका मतलब वो जो पॉजिटिव सभी एक तरफ हो गए, नेगेटिव सभी एक तरफ हो गए, तो वो अपने आप अपने बीच में क्या बना लेंगे बेटा जी? इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएंगे और डाइपोल मोमेंट भी बनाएंगे, क्योंकि सभी पॉजिटिव एक तरफ सभी नेगेटिव एक तरफ, तो डाइपोल मोमेंट ऐसी होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी. तो ये जो थिंग्स बन जाना, इसको हम बोलते हैं बेटा जी क्या? पोलराइजेशन. के पोलराइज्ड हो गए हैं.
अलग अलग हो गए हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई उनके बीच में और डाइपोल मोमेंट भी आ गई। इसे पोलराइजेशन बोलते हैं। समझ गए बात? तो अभी ध्यान से सुनना बच्चा जी, क्या बोल रहा हूं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वो हुए जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे हैं एक ही पोजीशन पे। तो बेटा जी फिर पोलर कौन सा हुआ? पोलर मॉलिक्यूल्स फिर कौन से हुए बेटा जी? पोलर मॉलिक्यूल्स वो हुए जैसे नॉन पोलर के पॉजिटिव और नेगेटिव इकट्ठे हैं, तो इसका मीन्स इनका दोनों का सेंटर, पॉजिटिव का चार्ज इसका सेंटर और नेगेटिव के चार्ज का सेंटर एक ही जगह पर है, एक ही पोजीशन पे है। और जब पॉजिटिव का सेंटर, चार्ज का सेंटर यहां पर हो और नेगेटिव का उससे दूरी पर हो, सेंटर दोनों के कोइंसाइड ना करें, तो वो कौन से बनते हैं बेटा जी? पोलर। तो अगर ऐसे पोलर बन गए तो एक कोई मटेरियल होगा, जैसे अभी इसको मैं बोल दूं कि ये कोई मटेरियल है जी, ठीक है, ये कोई मटेरियल है हमारे पास, इसके अंदर चार्जेस जो होंगे वो कहीं पर क्या होंगे बेटा जी? पॉजिटिव और नेगेटिव इकट्ठे होंगे। ओके, कहीं पर पॉजिटिव दूरी पर और नेगेटिव भी दूरी पर होगा, कहीं पर पॉजिटिव नेगेटिव फिर से इकट्ठे होंगे, कहीं पर पॉजिटिव दूरी और नेगेटिव दूरी पर होगा और कहीं पर ऐसे नेगेटिव और ऐसे पॉजिटिव होगा। तो इन सभी केसेस में बच्चा जी क्या होगा कि जब हम इनको बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, means we are not providing any type of external electric field, so therefore in such cases we are not having any electric field inside them or any dipole moment inside them. Resulted means overall ना तो डाइपोल मोमेंट होगी इस पूरे मटेरियल की और ना ही क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। कैसे? वो ऐसे बच्चा जी कि जो ये वाले हैं इसके अंदर तो इन वालों में तो डाइपोल मोमेंट होगी ही नहीं और इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी, और ये जो है इसके अंदर कैसे हुआ बेटा? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। वी आर हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वी आर हैविंग डाइपोल, वी आर हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वी आर हैविंग डाइपोल मोमेंट, हियर वी आर आल्सो हैविंग अ डाइपोल मोमेंट। यहां पर भी वी आर हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वी आर हैविंग अ डाइपोल मोमेंट। बट इन सभी में जो ये रैंडमली प्लेस्ड है पॉजिटिव नेगेटिव, जो दूर दूर है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये रैंडमली प्लेस्ड है। रैंडमली प्लेस्ड का मतलब क्या हुआ बेटा जी कि कहीं पर पॉजिटिव यहां पर है, कहीं पर नेगेटिव यहां पर है, कहीं पर नेगेटिव यहां पर है, पॉजिटिव यहां पर। तो क्या होगा जब ओवरऑल हम इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट को देखेंगे तो वो एक दूसरे को कैंसल आउट करती जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा जी ओवरऑल वी आर नॉट हैविंग एनी टाइप ऑफ डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस मटेरियल। समझे बात? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर से प्रोवाइड नहीं की है तो रैंडमली है। रैंडमली ये जो वाले हैं, ये जो पोलर है, ये जो नॉन पोलर है हमारे पास, ये ऊपर वाले, इन नॉन पोलर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट कुछ है ही नहीं। बट जो ये पोलर है जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव दूरी दूरी पर है, इनके अंदर माना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट है, बट ये रैंडमली प्लेस्ड होने की वजह से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट कुछ भी नहीं देंगे। सो देयरफॉर क्या हुआ, हमें बाहर से क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी बेटा जी? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों प्रोवाइड करनी पड़ेगी? ताकि इस मटेरियल ये जो डाइइलेक्ट्रिक है, जहां ये जो कंडक्टिंग स्लैब है, इसके अंदर क्या हो सके? डाइपोल मोमेंट भी आ सके इनके मटेरियल। क्योंकि देखा जाए तो कोई भी कंडक्टिंग स्लैब हो या डाइइलेक्ट्रिक होगा, इसके अंदर बेटा जी क्या होंगे? नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस होंगे, इक्वल अमाउंट के होंगे, न्यूट्रल अमाउंट में होंगे। तो वो पॉजिटिव नेगेटिव दूर दूर हो जाएंगे। जब दूर दूर हो गए तो बेटा जी क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगी और डाइपोल मोमेंट भी बनेगी। वही तो बनानी है, क्योंकि हमने इन सभी थिंग्स को चलकर यहां से इस पूरी चीज को देखकर समझकर यहां तक पहुंचना है। बात समझ लगी? तो बेटा जी पोलर और नॉन पोलर समझ में आ चुके हैं। तो डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एक बार पढ़ लें। डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मींस, पहले देखा जाए बेटा डाइइलेक्ट्रिक है क्या? एक कंडक्टर है जो अंदर से अपने कंडक्टिंग नेचर शो करता है। मींस जब उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करें, जब उसको हम बैटरी प्रोवाइड करें, देयरफॉर वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाता है। तो क्या होता है? करंट प्रोवाइड करता है अपने अंदर से, वो कंडक्टर बन गया। जो कुछ भी नहीं ऐसा करता, चाहे बैटरी प्रोवाइड करी जाए और अपने अंदर से करंट को प्रोवाइड ना करे, कंडक्ट ना करवाए, पास ना करवाए, तो वो बन गया बेटा जी क्या? इंसुलेटर। बट डाइइलेक्ट्रिक एक ऐसा इंसुलेटर्स है जिनको जब हम बाहर से कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, देयरफॉर इसका जो सरफेस होता है उसके ऊपर ये एक्वायर कर लेता है क्या? चार्ज।
जब ये अपने सरफेस के ऊपर, एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को एक्वायर करता है, देयरफॉर इन सच केसेस वो अपने अंदर से कंडक्ट करवा सकता है क्या, चार्जेस को, कैसे, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज फाउंड इनसाइड दैट कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ दोज इंड्यूस्ड चार्जेस ऑन इट्स सरफेस। बात समझ आई? तो वो डाइलेक्ट्रिक हुआ। सो अब बच्चा जी हम पढ़ेंगे कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टिंग स्लैब। और इससे स्टार्ट करने से पहले एक बात जो हमारी रह गई वो क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बेटा जी क्या हुई कि जब हम किसी कैपेसिटर के अंदर किसी भी डाइलेक्ट्रिक को रखेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर, उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस उसके आउटर सरफेस के ऊपर क्या हो जाएंगे, इंड्यूस हो जाएंगे। और इसका मतलब उसके अंदर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा होगी। ठीक है, क्योंकि वो भी तो कोई मटीरियल ही तो है, पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, दूर दूर हो जाएंगे तो क्या क्या बनेगी, डाइपोल मोमेंट भी बनेगी और इंटीरियरली क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगी। समझे बात है, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव वी आर हैविंग अ डाइपोल मोमेंट। सो वो जब इसके अंदर बनेगी तो वो कितनी मैक्सिमम ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको विदस्टैंड कर सके, इसको झेल सके, ताकि वो अपने आप इसके अंदर बचा रहे, ब्रेक डाउन ना हो। तो वो बेटा जी क्या बनेगी, डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ। समझ लगी बात, समझ लगी बात। कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक को रखा, वो कितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को झेल सके ताकि वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जिंदा रह सके, वो ब्रेक डाउन ना हो। तो वो बनी बेटा जी क्या, डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ। तो वो हो गया डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अभी आगे करें तो आगे बेटा जी अभी क्या करेंगे हम, अभी हमारा टॉपिक है कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टिंग स्लैब। दोनों एक साथ इकट्ठे करेंगे ताकि दोनों के बीच का डिफरेंस भी क्लियर हो और बात समझ भी आ जाए। तो बेटा जी क्या हुआ, इसके लिए देखा जाए, हमने क्या किया, एक कैपेसिटर लिया, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है थोड़ा सा बड़ा ले लें ताकि थिंग्स क्लियर हो सके। एक कैपेसिटर लिया, कुछ ऐसे कैपेसिटर है, इसके अंदर इसका ये प्लेट का एरिया होगा, इस प्लेट का भी एरिया होगा, कितना ए। इसके अंदर मैंने क्या रख दी बेटा जी, पहले कौन सा पढ़ रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक पढ़ रहे हैं। सो देयरफॉर इसके अंदर हमने क्या रखा बेटा, कोई डाइलेक्ट्रिक रखा। ओके, तो इसका ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, दोनों स्पेस के बीच का, दोनों प्लेट्स के अंदर जो स्पेस है इसका डिस्टेंस बेटा कितना होता था, हमेशा डी रखते थे। तो ये जो हमने डाइलेक्ट्रिक रखी, इसकी जो ये विड्थ है ये कितनी है बेटा जी, टी है। समझ गए। और ये जो डाइलेक्ट्रिक है बेटा जी ये भी ऐसे ही है, ये जो प्लेट्स है, ठीक है, इसके अंदर जो ये एरिया है उसके बीच में भी मैंने डाइलेक्ट्रिक रखा और उसका भी एरिया कितना हुआ, इसी का, ये भी ऐसे होगी, डाइलेक्ट्रिक भी ऐसे होगा इसके अंदर ही, तो उसका भी एरिया कितना होगा बेटा, ये भी एरिया ए और ये भी एरिया ए, उतना ही एरिया। ठीक है, बट विड्थ इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, स्पेस इसके अंदर की डी है, इसके अंदर की ये स्पेस है जो इसने जगह बीच में घेरी है वो टी है। तो जब बाहर से ये जो पॉजिटिव होगा, ये जो नेगेटिव होगा, तो ये क्या बनाएगा बेटा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगी कुछ, क्योंकि ये पॉजिटिव है पूरी तरह से, ये पूरी तरह से नेगेटिव है। तो ये जो इसके अंदर मैंने कांस्टेंट ये रखा, डाइलेक्ट्रिक को रखा, तो ये जो कांस्टेंट नहीं, डाइलेक्ट्रिक जो रखा, तो डाइलेक्ट्रिक क्या करेगा बेटा जी, यहां पर पॉजिटिव है तो यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव 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 एंड नेगेटिव। तो यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव 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 एंड पॉजिटिव। तो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसके अंदर के ये जो चार्जेस थे ये क्या होंगे, इंड्यूस हो गए, जो पॉजिटिव था उसकी तरफ क्या चला गया, नेगेटिव, और जो बाहर से इधर नेगेटिव था उसकी तरफ क्या आ गया, पॉजिटिव। तो डाइपोल मोमेंट कैसे हुई बेटा जी, यहां से इस तरफ को, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हुई, यहां से इस तरफ को होगी ना। तो ये वाली जो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड हुई इसे बोलते हैं हम पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो बाहर से थी ये थी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नॉट। ओके, तो अंदर की बनी ईपी। तो बच्चा जी क्या हुआ, ये जो इसके डाइलेक्ट्रिक के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या करेगी, अभी इसको क्या करेगी, मिनिमाइज करने की कोशिश करेगी, कम करने की कोशिश करेगी ना।
सो इतनी जगह के ऊपर बेटा जी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ई नॉट, और यहां पर कितनी होगी बेटा जी, ईपी तो इसके अंदर की है, तो यहां पर बची क्या, जो लेफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या बची बेटा जी, ई नॉट माइनस ईपी। समझ लगी बात। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी बनाई, तो ये जो बाहर से थी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा थी, ई नॉट, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो मिनिमाइज हो जाएगी। ये भी कुछ बना रहा है, ये भी है, और यहां से जो है ये जो बहुत ज्यादा है ई नॉट, और जो इसके अंदर मटेरियल की बनी वो ईपी बनी, वो इसको क्या करेगी, मिनिमाइज करेगी। सो लेफ्ट कितनी बची, ई एल जो है, इसकी जो ई एल जो लेफ्ट है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस तरफ को होगी, इसी तरफ को होगी, ऐसे ही होगी ना, ई एल भी तो इसी तरफ को होगा, तो वो लेफ्ट है, बाहर थी ई नॉट ये वाली, और ईपी अंदर वाली थी, जो लेफ्ट बची कुछ इस तरफ से थी वो बहुत ज्यादा थी, कुछ इस तरफ को बनी वो कम थी, तो लेफ्ट वाली इस तरफ को, रिजल्टेंट तो इस तरफ को भी, वो क्या बनी, ई एल जो लेफ्ट बनी, जो बाकी बची इसके अंदर। तो फॉर्मूला कैसे स्टार्ट करें, तो ये भी देखा जाए, हमने पढ़ा था कैपेसिटेंस क्या होती है बेटा जी, याद है कुछ, ए अपॉन डी, कैपेसिटेंस तो ये थी ना। और जब हम देखते थे कि जब इसके अंदर मैं कोई भी मटेरियल कैपेसिटेंस के अंदर, अभी ये कैपेसिटेंस ई नॉट है, एप्सिलॉन नॉट है, तो ये क्या है बेटा जी, कि बीच में कोई स्पेस के अंदर कोई भी मटेरियल नहीं है, बट अगर कोई मटेरियल हो जाता था तो तब हम इसको क्या लिखते थे बेटा जी, ये कैसे आया, एफ नॉट अपॉन एफ ई अपॉन ई नॉट इक्वल्स टू के, तो ये यहां से आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कभी भी यहां पर ई नॉट, क्योंकि यहां पर आएगा ई, एप्सिलॉन आना था, एप्सिलॉन ए अपॉन डी, तो एप्सिलॉन की जगह क्या आ गया, के ई नॉट, तो के ई नॉट आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा जी, के सी नॉट, तो ये सी नॉट था पहले वाला, जब बीच में कोई मटेरियल नहीं था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम मटेरियल बीच में रखते हैं कोई भी, तो उसकी, और यहां पर के की वैल्यू 1 होती है एयर के लिए, तो जब हम इसके अंदर कोई मटेरियल रखते हैं तो के की कोई ना कोई वैल्यू होगी, इसका मतलब कैपेसिटेंस इंक्रीज और इंक्रीज ही होती है। तो तभी तो हमने समझा था, और ये बात हमने पहले पढ़ी थी कि जब कभी भी कैपेसिटेंस के अंदर मैं कोई भी डाइलेक्ट्रिक को रखता हूं, तो उसकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है, मींस के है जो, वो वाली वैल्यू जब इसके साथ लगेगी, और उसकी कैपेसिटेंस पहले जो थी जब भी जो मटेरियल नहीं था, और जब रखा तो उसकी के की वैल्यू साथ में मल्टीप्लाई होती थी, और जो कैपेसिटेंस बनती थी वो हमेशा इंक्रीज होती थी इससे। सो इसका मतलब जब मैंने डाइलेक्ट्रिक रखा तो उसकी भी कोई ना कोई के की वैल्यू होगी, इसका मतलब इंक्रीज होनी चाहिए, और जब मैं कंडक्टिंग स्लैब रखूंगा तो उसकी भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, इसका मतलब तब भी इंक्रीज होनी चाहिए। तो देयरफॉर इंक्रीज तो होती है, चाहे बीच में मैं डाइलेक्ट्रिक रखूं, चाहे क्या रखूं, कोई कंडक्टिंग स्लैब रखूं, तो वो बात पहले पढ़ी थी। और कितनी इंक्रीज होती है, क्या आती है वैल्यू, वो पढ़ेंगे अभी। सो इसकी वैल्यू पता है, और यहां पर देखा जाए बेटा जी हमारे पास क्या रिलेशन क्या है, हमें पता है कैपेसिटेंस क्या होती है बेटा जी, चार्ज अपॉन वी, समझे बात, सी की वैल्यू है चार्ज अपॉन वी। सो वी से स्टार्ट करें, सी तक पहुंचेंगे। सो वी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और वी के बीच में रिलेशन क्या है, वी नो दैट वी अपॉन डी इक्वल्स टू ई। तो बेटा जी वी क्या बना, ई इंटू डी बन गया, तो यहां पर लिखिए v इक्वल्स टू ई इंटू डी। तो यहां पर e कहां कहां पर है, यहां पर भी कुछ e है और बाहर भी कुछ e है, यहां पर, तो देयरफॉर दो जगह पर है। कौन कौन सी जगह हुई, एक पर तो बेटा जी ये जो बाहर वाली स्पेस है, ये वाली और ये वाली, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, और कितने डिस्टेंस पर है, इतना डिस्टेंस और इतना डिस्टेंस, मीन्स डी माइनस टी, ओके, प्लस, और कहां कहां पर है, इसके अंदर भी है, एक ही रिलेशन बन गया ना बेटा। तो जो पोटेंशियल बेटा जी, टोटल पोटेंशियल क्या होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, तो वो पोटेंशियल क्या बना बेटा, ई और डी की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब इस स्पेस के ऊपर क्या होगी, फिर इस पे है ई एल है ना, तो ई एल है, और ई एल के साथ जो डिस्टेंस है ये कितना है, टी है। हमें पता है बेटा जी क्या होता है, ई नॉट अपॉन ई एल इक्वल्स टू के, वैक्यूम में और मीडियम इक्वल्स टू के। तो यहां पर भी फिल करें, v क्या बन गया, ई नॉट, साथ में बना डी बाई डी माइनस टी,
प्लस ई नॉट बाई के और साथ में क्या बना टी, ये जो टी था। तो इसको अब आगे करें और क्या रह गया ई नॉट बाई के, साथ में रह गया डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो इतना रह गया। तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बेटा जी इनसाइड अ कैपेसिटर, सिग्मा बाई ए है ना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या है चार्ज अपॉन एरिया, साथ में आ गया एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी वैल्यू यहां पर फिल करें तो बेटा जी वो क्या बनेगी V इक्वल्स टू ई नॉट की वैल्यू है चार्ज अपॉन ए, साथ में एप्सिलॉन नॉट और साथ में नीचे क्या है के है। ओके ओ बेटा जी यहां पर के नहीं आएगा, यहां पर तो हमने सिंपल ई ही तो बाहर निकाला था। देखा जाए एप्सिलॉन ई नॉट ही तो हमने बाहर निकाला था, अकेला के नीचे रह गया। तो यहां पर ये बना और साथ में रह गया डी माइनस टी प्लस टी बाई के, इतना रह गया। इससे आगे देखा जाए अभी और क्या बन सकता है, V है Q है तो C कैसे आएगा बेटा जी, Q बाय V वी आर हैविंग अ C। सो देयरफॉर ये अगर नीचे चला जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा C आ जाएगा। तो इसको मैं अगर इसके नीचे ले जाऊं तो यहां पर आ गया 1, तो यहां पर आ गया C। कैसे आया C, एक बार एक स्टेप और स्किप नहीं करते बेटा जी क्योंकि बच्चों को समझ लेना बहुत जरूरी है। चार्ज अपॉन V, साथ में आ गया A एप्सिलॉन नॉट और साथ में रह गया D माइनस टी प्लस टी बाई के। तो यहां पर Q बाई V क्या बन गया C, तो यहां पर आ गया बेटा C रह गया। तो ये सभी थिंग ये वाली ये तो C बना, ये A एप्सिलॉन नॉट चला गया ऊपर, एप्सिलॉन नॉट चला गया ऊपर और नीचे क्या रह गया बेटा जी ये वाली थिंग पूरी नीचे चली जाएगी। तो वो क्या होगी T इतना हो गया। अब इससे आगे कुछ बनता है और T बाहर निकाल दी जाए तो D है बेटा, ऊपर चलते हैं क्योंकि मे भी शायद आपको दिखने में तकलीफ हो। तो इससे अभी आगे बेटा जी ऊपर क्या बनेगा यहां पर करते हैं जाकर, C आ जाएगा हमारे पास A एप्सिलॉन नॉट, साथ में है D और साथ में क्या करेंगे T यहां से कॉमन निकाल दिया तो T कॉमन निकाला तो वो क्या बनेगा ऐसे T बाहर निकाल दिया तो पीछे रह गया बेटा जी क्या T, कब T बाहर चला गया तो यहां पर आ गया 1। ओके तो ये माइनस कॉमन निकाला तो यहां पर भी माइनस हो गया तो क्या रह गया बेटा 1 बाई के, इतना रह गया हमारे पास। और ये क्या आ गई बेटा जी हमारे पास कैपेसिटेंस। और अभी यहां से समझे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, सॉरी कैसे कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही है। अभी अगर बेटा जी ये जो स्लैब है अभी ये तो आई हमारे पास कैपेसिटेंस, अभी ये जो स्लैब है अभी इसको मैं पूरे इस स्पेस के ऊपर पूरा रख दूं, मींस ये स्पेस के इस स्पेस के अंदर ये जो डाइलेक्ट्रिक है पूरी तरह से फिल्ड है, पूरी तरह से फिट है, मींस तब क्या होगा T इक्वल्स टू क्या होगा D हो जाएगा, मींस जितना D है उतना ही D होगा। तो जब इसको मैं यहां पर फिल करूंगा तो बेटा जी क्या बनेगा देखा जाए तो वो बनता है A कुछ ऐसे, ठीक कुछ ऐसे बना और D माइनस टी क्या हो गया D था, D के साथ माइनस D माइनस D साथ में रह गया 1 बाई के, कुछ इतना रह गया। तो ये अगर चला गया स्टेप को खोलकर देखिए पूरी तरह से एप्सिलॉन नॉट D माइनस D प्लस D बाई के, ब्रैकेट को मैंने खोल दिया तो ये चला गया तो साथ में रह गया क्या K चला गया ऊपर तो A रह गया नीचे, तो ये क्या बन गई कैपेसिटेंस। तो ये वाली कैपेसिटेंस बेटा जी कैसे आई, जब मैं इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक को पूरी तरह से फील्ड करता था तब आती थी। और यही तो हमने यहां पर भी देखा था, ये देखिए वही बन गई। बट अगर पूरी तरह से फिल ना हो थोड़ी स्पेस पे हो तो रिलेशन कौन सा काम आएगा
ये वाला चाहे ले लो चाहे ये वाला ले लो, हमारी मर्जी है, पूरी तरह से हो जाएगा। कुछ डिफिकल्टी तो नहीं लगी। अभी अगर इसी को मैं करूं कैसे, ये कुछ रखा, फिर बस उसी तरह से ये पॉजिटिव ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को ऐसी होगी, और इसके अंदर मैंने क्या रख दिया, कंडक्टिंग स्लैब अभी रखी है, कंडक्टिंग स्लैब। आंसर आप दोगे बेटा जी, ध्यान से पूछना। ये जो पॉजिटिव हो गया पूरी तरह से, ये नेगेटिव हो गया पूरी तरह से, यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव 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 नेगेटिव, यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, तो इनसाइड अ कंडक्टर, कंडक्टिंग स्लैब है कोई, इनसाइड अ कंडक्टर वी आर हैविंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 0। समझ आई ना पूरी तरह से, हमने ये बात पढ़ी थी पहले, एक रीजनिंग क्वेश्चन किया था कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो यहां पर क्या हुई बेटा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 0, EL 0 हुआ ना। वो EL कैसे 0 हुआ, क्योंकि E0 कैसे थी, बाहर से इस तरफ को, इसके अंदर क्या बनी, EP, तो EL क्या था, E0 माइनस EP। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड थी उतनी ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इसने अंदर बना दी, क्योंकि कंडक्टिंग स्लैब है, पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल अमाउंट में बहुत ज्यादा होंगे, तो देयरफॉर अंदर क्या बनाएगा, ये EP उतनी ही अमाउंट की बनाएगा जितने अमाउंट की बाहर से क्या थी, E0 थी। तभी तो कंडक्टर के अंदर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी ना। तो इसका मतलब ये भी उतरा ये भी उतरा, तो आंसर क्या आ गया, 0। तो देयरफॉर इनसाइड अ कंडक्टर वी आर हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड एज 0। तो बनेगा क्या, ये क्या हो गया बाहर पूरा D, ये क्या हो गया T। तो कर दें इसको जल्दी से, इजी है, बहुत आसान है, आराम से करेंगे बट समझ के साथ। तो कैसे करेंगे बेटा, वैसे ही फिर से किया, V इक्वल्स टू E इंटू डी। ओके, तो यहां पर E क्या है, यहां पर क्या, इस जगह पर क्या क्या होगी, यहां पर E0। तो डिस्टेंस क्या होगा इसका बेटा, ये स्पेस कितनी होगी, ये D माइनस T। तो साथ में क्या ये बड़ी आएगी, ये ऐसे कुछ आएगा साथ में, ये 0 है, सो देयरफॉर ये पूरा पूरा क्या हो गया 0। तो इसको करें अभी जल्दी से बेटा जवाब देना, आंसर जल्दी से करेंगे अभी हम, ताकि पूरा आसानी से थोड़ा जल्दी स्पीड पे हो जाए। वही सेम चीज हो गई, सिग्मा को हटाएंगे तो क्या आएगा, कुछ ऐसे आ जाएगा। तो ये पूरा V है, तो V के अपॉन Q, और वैसे किया 1 यहां पर ले आए और Q अपॉन V कर दिया, साथ में A एप्सिलॉन नॉट और साथ में D माइनस T कर दिया। तो ये क्या बन गया, C, ये C बन गया, तो C के साथ इधर चला गया A एप्सिलॉन नॉट और नीचे आ गया D माइनस T, हो गया D माइनस T। अभी यहां पर आया बेटा जी D माइनस T। तो अब अगर ये वाली जो कंडक्टिंग स्लैब है, ये वाला रिलेशन जैसे यहां पर बना था वही ऐसे बन गया यहां पर, अभी ये वाली, ये जो डाइलेक्ट्रिक था, अभी ये पूरी जगह पर हो, ये जो था हमारे पास कंडक्टिंग स्लैब, अगर इसने पूरी स्पेस कवर अप की हो, मींस T इक्वल्स टू क्या हो जाए D। तो T इक्वल्स टू D हो गया, तो बेटा जी क्या बन गया, यहां पर भी D आ गया, तो 0 बन गया। तो C क्या आ गया, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 0। और किसी चीज के नीचे अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। सो देयरफॉर C क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। समझ लगी बात, क्या समझे। जब डाइलेक्ट्रिक को इसके अंदर रखा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है G, हाँ, क्योंकि यहां पर हमेशा इंक्रीज ही होगी, क्योंकि जब वैक्यूम होता है तभी K की वैल्यू 1 होती है, अदरवाइज K की वैल्यू हमेशा, चाहे डाइलेक्ट्रिक हो चाहे कंडक्टिंग स्लैब हो, इसकी वैल्यू K की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन ही होगी इन सभी केसेस के लिए। सो इसका मतलब जब इसको इसके अंदर मैंने रखा तो इसकी फाइनल वैल्यू कुछ ये वाली आई। इससे भी पता चला कि कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही है इसको इसके अंदर रखने पर। जब इसके पूरी स्पेस कवर अप की तब हमारे पास ये आ गया। अब K की वैल्यू क्या होगी, 1 से ग्रेटर देन होगी, तो 1 से ग्रेटर देन होगी, इसका मतलब कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है जब इसके अंदर मैंने इसको रखा। तो ये वाली बात पूरी तरह से क्लियर हो रही है। और जब मैंने कंडक्टिंग स्लैब को इसके अंदर रखा तो तब हमारे पास ये रिलेशन आया। जब इसको पूरी स्पेस पे रखा तो रिलेशन क्या बना, इन्फिनिटी बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब उसी स्पेस के अंदर मैं डाइलेक्ट्रिक को रखूं चाहे इसको रखूं तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही है, इसके साथ इंक्रीज हो रही है और इसके साथ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। जब इसके अंदर मैं पूरी तरह से रख दिया, पूरी स्पेस कवर अप कर दी तो काफी इंक्रीज हो रही।
बट जब इसके अंदर मैंने पूरा ही स्पेस कवर अप कर दी तो इनफाइनाइटली इंक्रीज होगी, बहुत ज्यादा। समझे बात? दोनों केसेस में इंक्रीज हो रही है, सिंपल इसमें इंक्रीज होती है और इसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। समझ लगी बात? पूरी बात क्लियर हो गई? तो टॉपिक खत्म हो गया, हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया। आज के लिए सिर्फ इतना ही था। स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना बेटा जी। पूरा चैप्टर खत्म हो गया। बहुत दिन लगे इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को चलते हुए, बट ये खत्म हो गया। और अभी इसके खत्म होने के साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी नेक्स्ट हम शुरू करेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही, और फिर हम जल्दी से करंट इलेक्ट्रिसिटी को लेकर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। अपना ख्याल रखें, परिवार के साथ बैठें, क्योंकि इस वक्त वो आपके साथ बैठे हुए हैं। बाय बाय।